हाय गाइस। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल में समझाऊंगी। आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी देने वाली हूँ, तो चलिए आपको उस होमवर्क को भी करना है और हर एक पॉइंट को समझना है। तो वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके। मैं हूँ आपकी जीके ट्रेनर कीर्ति और स्टार्ट करते हैं अपने 3 और 4 अगस्त के करंट अफेयर्स को। ओके, तो सबसे पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट डे में मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताने वाली हूँ और वो है वीक के बारे में। तो अगस्त 1 से लेकर अगस्त 7 तक हम एक वीक सेलिब्रेट करते हैं, एक वीक ऑब्जर्व करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020। यानी कि मैं बात कर रही हूँ विश्व स्तनपान सप्ताह 2020। आपको पता है 6 महीने तक हमारे देश या 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पीने के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो उस बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा अगस्त के पहले हफ्ते में, पहले सप्ताह में ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट, यानी कि स्वस्थ प्लैनेट, स्वस्थ ग्रह, यानी कि अपनी दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए स्तनपान का समर्थन। इस दिन को पहली बार 1990 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रेस्ट फीडिंग पर काम करती है, इसका नाम है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। क्या नाम है? स्तनपान की कार्यवाही के लिए विश्व गठबंधन, जिसका मुख्यालय पेनांग मलेशिया में है। मलेशिया में एक जगह है पेनांग, जहां काफी सुंदर आप बोल सकते हैं बीचेस हैं, वहीं इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, याद रखेंगे। तो अगस्त 1 से लेकर अगस्त 7 तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी खेल समाचार से। तो खेल समाचार से हमारे पास सिर्फ एक न्यूज है और वो भी रिटायरमेंट की है। तो देखिए, एक बहुत फेमस फुटबॉल टीम के प्लेयर, मैं बात कर रही हूँ जर्मनी फुटबॉलर। अब जर्मनी फुटबॉलर, आपको याद होगा 2014 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो इन्होंने ही जीता था। इन्होंने हर टीम को बहुत ही बुरे तरीके से हराया था। 2014 की जो जर्मनी टीम थी वो बहुत ही औसम थी। ठीक है, तो ये उस टीम के मेंबर थे। इनका नाम है बेनेट किड हावर्ड्स। ठीक, तो देखिए क्या क्या याद रखना है। इनका नाम, इनका स्पोर्ट्स फुटबॉल, इनकी कंट्री जर्मनी। ये 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, नाम, स्पोर्ट्स और देश। और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की, यानी कि हम बात कर रहे हैं अवार्ड्स की। तो देखिए, एक अवार्ड है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये याद कर लीजिए कि कौन सा समिट किस नंबर का हुआ। तो 66, ठीक है 66, यानी कि 66वां स्कॉच समिट अवार्ड दिया गया न्यू दिल्ली में। बट ये न्यू दिल्ली से वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? 66 किसका? स्कॉच अवार्ड का। अब देखिए, इसमें एक कंपटीशन होता है। इस बार की कंपटीशन की थीम क्या थी? इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, यानी कि डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू भारत का कोविड को जवाब। और इसमें बाजी मार ले गया है कौन? इसमें बाजी मार ले गया है द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि अर्जुन मुंडा के अंडर जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने इसमें बाजी मार ली है। तो याद रखिएगा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको गया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, यानी मैं बात कर रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने बेसिकली एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि जो आदिवासी हैं उनको सशक्तिकरण किया। कैसे? आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से। यानी सिंपल सी बात है, आदिवासियों के सशक्तिकरण पर जो इन्होंने काम किया है उसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बट आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा स्कॉच का शीर्ष पुरस्कार है जो ओवरऑल दिया गया, यानी कि स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड। याद रखिएगा, स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड ये गया है पश्चिम बंगाल, यानी कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को, जो उनका सीएमओ है उसके काम के लिए।
ठीक, तो इतना आपको यहाँ याद रखना है अवार्ड से। क्या बोला मैंने? 66वां अवार्ड हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। वर्चुअली अवार्ड दिया गया। गोल्ड अवार्ड गया किसको? गोल्ड अवार्ड गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। प्लैटिनम अवार्ड गया वेस्ट बंगाल को। अब चलिए स्कॉच अवार्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे लेते हैं। इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष हैं समीर कोचर। इसका मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा, और जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है रेणुका सिंह सरुता। ठीक है, ये रेणुका है। डन, आगे बढ़े। क्लियर है सारा पॉइंट? चलिए नेक्स्ट है बैंकिंग एंड बिजनेस, यानी कि हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एंड बिजनेस की। कई सारे पॉइंट है। सबसे पहले देखिए क्राफ्ट सिलिकॉन और पेयू। ठीक है, क्राफ्ट सिलिकॉन ये कहाँ की कंपनी है? ये है नैरोबी केन्या की कंपनी। और पेयू ये है नेदरलैंड। इनका मुख्यालय कहाँ है? इनका मुख्यालय है नेदरलैंड्स में। अब इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट का पर्पस है कि हमारे देश में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा जो माइक्रो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है और जो एनबीएफसी है, यानी कि सिंपल सा समझिए हमारे देश में वो ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे छोटे सेक्टर पर लोन देती हैं, उनके कामों को अच्छे तरीके से, उनके कामों को बेहतरीन तरीके से और लोन की रिपेमेंट सोल्यूशन के लिए क्या किया है? इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। यानी कि ये इन ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीका सिखाएंगी जिससे कि जो इनका लोन रिपेमेंट है वो आसानी से हो सके। आपको मैंने पहले भी बताया है, ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर हमारे देश में आरआरबीज हैं, यहाँ लोन रिपेमेंट की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये छोटे लेवल पे लोन देती हैं, जैसे कि फार्मर्स को हो गया या फिर स्टार्टअप हो गया, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो इनको लोन रिपेमेंट काफी दिक्कत में मिलती है। उसी पर काम करने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन और पेयू ने आपस में एग्रीमेंट किया है। मैंने आपको बता ही दिया, क्राफ्ट सिलिकॉन ये केन्या की कैपिटल नैरोबी में इनका मुख्यालय है, इनका हेड ऑफिस है। वहीं पेयू जो है ये काफी पॉपुलर है, याद रखिएगा। इनका जो मुख्यालय है वो है नेदरलैंड में और इनके सीईओ हैं लॉरेंट ले मुएल। ठीक, तो एक पार्टी क्राफ्ट सिलिकॉन, एक पार्टी पेयू। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर है किसके बारे में? अगली खबर है मोबीविक के बारे में। मोबीविक का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि फोन पे, पेटीएम है, वैसे ही मोबीविक भी। तो मोबीविक ने क्या किया है? इन्होंने एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट लिंक डेवलप किया है। यानी इन्होंने यूपीआई का एक पेमेंट लिंक डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? एम पे मी। अब देखिए समझिए सिंपल सी बात, अभी क्या होता है, अभी तक अगर आपको किसी से पेमेंट लेनी होती है तो वो आपका क्या करता है? वो आपका यूपीआई नंबर जो होता है, जो वर्चुअल यूपीआई है आपका, वो डालेगा। ठीक है, जिसे हम वीपीआई भी कहते हैं, वर्चुअल पेमेंट इंटरफेस। अब क्या है, मोबीविक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपना खुद का एक लिंक डेवलप कर सकते हैं और उस लिंक को आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। सपोज आपको कुछ पेमेंट करनी है मुझे, मैंने अपना मोबीविक का एक यूपीआई पेमेंट लिंक बनाया, मैं आपको वो लिंक डायरेक्ट सेंड करूंगी और आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मुझे पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई मेरा यूपीआई नंबर नहीं डालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पर जाएंगे और आप पेमेंट कर देंगे। तो याद रखिएगा, अभी यूपीआई पेमेंट लिंक सर्विसेज किसने प्रोवाइड की है? ये की है मोबीविक ने। मोबीविक का मुख्यालय है कहाँ? इनका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके संस्थापक, सीईओ और निदेशक हैं विपिन प्रीत सिंह, और इसके को फाउंडर और डायरेक्टर यानी कि को फाउंडर, सह संस्थापक और निदेशक हैं उपासना काकू। यानी कि इन दोनों का मिलाकर बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मोबीविक, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, और इन्होंने अपनी यूपीआई पेमेंट लिंक सर्विसेज स्टार्ट की है। डन, क्लियर? तो मोबीविक है यहाँ नाम। बढ़ते हैं एमओयू एंड एग्रीमेंट की तरफ। एमओयू एंड एग्रीमेंट में देखिए 3 ऑर्गेनाइजेशन है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने मिलकर क्या किया है?
सिंपल सा देखिए, पहला है नीति आयोग के अंडर आने वाला एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन। दूसरी पार्टी है बिल एंड मिलिंडा गेट्स, ठीक है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो। और तीसरी पार्टी है वाधवानी फाउंडेशन। यानी कि तीन बड़े नाम, अटल इनोवेशन मिशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ये तीनों मिलकर भारत में स्टार्टअप की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए काम करने वाले हैं। और इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है एम आईक्रेस्ट। क्या किया है? एम आईक्रेस्ट। अब एम का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, अटल इनोवेशन मिशन। आईक्रेस्ट का फुल फॉर्म है इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज इन्हांसमेंट प्रोग्राम फॉर रोब्यूस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो सिंपल सा बात समझिए, इनका जो पर्पस है मैंने आपको समझा दिया है कि ये हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं उनको बेटर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो आपके लिए ये तीन पार्टी जो है ना, ये तीन पार्टी ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा क्या लॉन्च किया है? आई क्रेस्ट। ठीक, देखिए अटल इनोवेशन मिशन मैंने आपको बता दिया, ये नीति आयोग के अंडर आता है। नीति आयोग की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है ही। चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन होते हैं हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद अभी जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। और अभी मैंने वाइस चेयरपर्सन गलत बोल दिया, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, ठीक है। एक नाम मैंने एक थोड़ा यहाँ गलत ऐड कर दिया, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। और वही वाधवानी फाउंडेशन के जो सीईओ हैं उनका नाम है अजय केला, ठीक है। तो केला से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज आ रही है रिलायंस पावर से, जो काफी कम न्यूज में है और अभी इनको लेकर एक मुद्दा उठा है। अगर आपको पता हो तो बेसिकली अगर आपको ये पता है, जो राफेल है ना, राफेल में इंडिया के लिए जो उसमें काम किया जाएगा, अगर उसमें कुछ दिक्कत होती है उसको सही किया जाएगा, वो प्रोजेक्ट मिला था रिलायंस ग्रुप को। और ये रिलायंस ग्रुप मुकेश अंबानी वाली नहीं है, ये रिलायंस ग्रुप है अनिल अंबानी वाली। और आपको पता ही है अनिल अंबानी पर जबरदस्त तरीके से इस वक्त क्या चल रहा है, वो बेसिकली उन पे कर्जे भरे पड़े हैं। अभी रिसेंटली यस बैंक ने भी क्लेम किया है कि अनिल अंबानी की कंपनी ने जो लोन लिया था उसको वापस नहीं किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं राफेल के का जो काम है, जो बेसिकली जो इंडिया पार्टनर है राफेल का। अब राफेल किस कंपनी ने बनाया है मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट के द्वारा बनाया गया है। तो डसॉल्ट का जो इंडिया पार्टनर है वो है रिलायंस। तो एक कंपनी जो पूरे तरीके से डूब गई है, जिसका जो ओनर है, जो हेड है, वो बोल रहा है उसकी नेटवर्थ जीरो है, वो कैसे इस मुद्दे पर काम करेगा, कैसे वो राफेल जैसी बड़ी डील पर काम कर पाएगा। तो इसको लेकर आजकल अनिल अंबानी काफी न्यूज में है। बट न्यूज क्या है, यहां मैं आपको क्या बता रही हूँ, रिलायंस पावर ने एग्रीमेंट किया है जापान की एक बहुत मेजर एनर्जी कंपनी जीरा के साथ। अब जीरा क्या है? जीरा हम तो खाते हैं, बट यहाँ जीरा का फुल फॉर्म है जापानीज एनर्जी फॉर न्यू एरा। अब देखिए ये एग्रीमेंट क्या है, थोड़ा सा मैं पेज को क्लियर कर देती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको याद हो, बेसिकली आई गेस सितंबर या अक्टूबर में एक न्यूज हमने पढ़ी थी, जहां रिलायंस पावर क्या करने वाला है, रिलायंस पावर बांग्लादेश में 745 मेगावाट का गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट लगा रहा है। यानी कि बेसिकली आप इतना समझ लिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है बांग्लादेश में 745 मेगावाट का। तो इसको मिलकर कौन लगा रहा है? रिलायंस और जीरा। अब न्यूज क्या है, इस काम को करने के लिए इन्होंने बहुत सारे बैंक्स के साथ एग्रीमेंट किया है पैसे के लिए। कितना पैसा चाहिए इनको? 642 मिलियन यूएसडी चाहिए इनको इस काम को करने के लिए। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले याद रखना है कौन सी दो पार्टी हैं, रिलायंस पावर और जीरा। ये कहाँ थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं? बांग्लादेश में 745 मेगावाट का।
इन्होंने इसके लिए बहुत सारे बैंक्स के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। कितने अमाउंट का, 742 मिलियन का। जीरा का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। रिलायंस पावर के चेयरमैन अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी नहीं है। कभी हम अनिल अंबानी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये समझेंगे कि एक इंसान जो एक वक्त दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, वो इंसान आज इतना ज्यादा अनसक्सेसफुल कैसे हो गया है। एक टाइम पे अगर मैं आपको बता दूं तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ बिल्कुल बराबर थी, ऑलमोस्ट इक्वल थी। बट आज मुकेश अंबानी कहाँ है और आज अनिल अंबानी कहाँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड, ठीक है, टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के शेयर खरीदे हैं। कितने, 0.85%। कितने में खरीदे हैं, 30 मिलियन यूएसडी में। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स में शेयर खरीदे हैं 0.85%। कितने में, यहाँ 30 मिलियन। बेसिकली मैंने आपको डॉलर में बता दिया है, उसी को आप जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 225 करोड़। ठीक है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स आपको पता होना चाहिए, ये बायोकॉन कंपनी के अंडर ही आता है, फार्मास्यूटिकल के अंडर आता है। और बायोकॉन बायोलॉजिक्स के सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लीजिए, क्रिस्टीना हेम्कर। मुख्यालय वही है जहां बायोकॉन फार्मास्यूटिकल का मुख्यालय है, यानी कि बैंगलोर। अब टाटा ग्रुप जो है ये काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 1868 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा। इनका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है। ठीक है, ये टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड नहीं, टाटा ग्रुप के बारे में मैं आपको पूरा बता रही हूँ। ठीक, पॉइंट क्लियर, मुद्दा क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी देश के साथ एमओयू साइन हो, अग्रीमेंट साइन हो, तो उसको दिमाग में बैठा लीजिए। यहां देश है इंडिया और यूके। कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, 5। किस फील्ड के लिए हुए हैं, मेडिकल यानी कि चिकित्सा रिसर्च प्रोजेक्ट, चिकित्सा अनुसंधान परियोजना के लिए। कितने अमाउंट का साइन हुआ है, 8 मिलियन पाउंड्स, डॉलर नहीं, 8 मिलियन पाउंड्स, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हुआ है यूके के साथ। तो इंडिया यूके 5 प्रोजेक्ट मेडिकल फील्ड में, कितने अमाउंट का, 8 मिलियन पाउंड्स का। ठीक है, अब आप सबको वैसे तो यूके के पीएम पता है, प्रधानमंत्री पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बोरिस जॉनसन। कैपिटल लंदन, करेंसी यानी कि मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। डन, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल न्यूज यानी कि राष्ट्रीय समाचार की तरफ। राष्ट्रीय समाचार में महात्मा गांधी ब्रिज। अब चलिए थोड़ा सा महात्मा गांधी ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी ब्रिज ये किस रिवर पे है, गंगेश रिवर पे। कहाँ है, पटना बिहार में। एक टाइम पर ये भारत देश का सबसे बड़ा, बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज हुआ करता था। आज के टाइम पर नदियों पर बना हुआ ये तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज है, कहाँ, भारत में। अब अगर ये तीसरा है तो सबसे बड़ा कौन है, आपको याद होगा थोड़े टाइम में असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक ब्रिज बना था जिसका नाम था बोगीबील ब्रिज। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसकी लंबाई क्या है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, अब न्यूज देख लेते हैं। महात्मा गांधी ब्रिज, इस पे क्या बनाया गया है, इस पे अप स्ट्रीम कैरिज वे बनाया गया है। तो सिंपल सी बात समझिए, इसको और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, ताकि इस पे ज्यादा बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो सके, लोग आ जा सके, इसी चीज के तहत इस पे बेसिकली 4 वे लेन बनाया जा रहा है। ठीक है, 4 लेन ब्रिज बनाया जा रहा है। इसका जो 2 लेन है उसका काम अभी पूरा हो गया है और इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी कि नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। मुद्दा समझ गए, 4 लेन ब्रिज बन रहा है, 2 लेन का काम पूरा हो गया है। पूरे ब्रिज को 2024 तक कंप्लीट करने की बात की गई है। इस 4 लेन ब्रिज जो है उसको बनाने में टोटल खर्चा 1742 करोड़ आएगा। ठीक, मुद्दा क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो महात्मा गांधी ब्रिज के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ क्या बन रहा है ये बता दिया, किसने इसका इनॉग्रेशन किया ये बता दिया, खर्चा कितना आ रहा है
कब तक ये कंप्लीट होगा? आप सबको बिहार के सीएम तो पता ही होंगे, जरा मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और गवर्नर है फागू चौहान। डन। चलिए अगली न्यूज देखिए, अगली न्यूज है अप्रूव्ड अ प्रोग्राम अंडर ग्रामोद्योग विकास योजना। अब देखिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम को अप्रूव किया है। किसने किया है? पहला सवाल मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, जिसके आपको पता ही है यूनियन यानी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी ही है। ठीक, अब क्या ये कार्यक्रम अप्रूव किया गया है? बेसिकली जो भी हमारे देश में आर्टिस्ट यानी कि कारीगर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, उस इंडस्ट्री को, उस विलेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। यानी कि अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों को लाभ के लिए और ग्राम उद्योग को विकसित करने के लिए इस प्रोग्राम को स्वीकृति दी गई है। इसमें 4 पायलट प्रोजेक्ट होंगे जिस पे काम किया जाएगा और इस इंडस्ट्री को हमारे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, कभी आपने सोचा है ये अगरबत्ती किस चीज से बनती है? आज का आपका होमवर्क ये भी है कि पता करिएगा कि अगरबत्ती किस चीज से बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री आप सबको पता है, राज्य मंत्री कौन है एमएसएमई में? प्रताप चंद्र सारंगी। ठीक है, इस काम को केवीआईसी की हेल्प से किया जाएगा, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और इसके जो चेयरमैन है, इसके जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। डन, सारा मुद्दा क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा मुझसे, और क्या। चलिए अब देखिए, आप सबको ये न्यूज पता है, आंध्र प्रदेश जो राज्य है, यहाँ 3 कैपिटल, 3 राजधानियों की बात हो रही है। अब ये जो बिल था 3 राजधानियों का, ये आपको पहले ही पता है कि विधानसभा विधान परिषद से ये पास ही हो गया था। पास होने के बाद ये पहुंचा वहां के गवर्नर के पास, जो है विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन ने ये जो बिल है 3 राजधानी वाला, इसको क्या किया है? इसको पास कर दिया। यानी कि अब आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी फाइनली ऑफिशियली पास हो गई हैं, जिसमें जो विधान राजधानी यानी लेजिस्लेटिव जो है वो है अमरावती, जुडिशियल जो है यानी कि न्यायिक जो है वो है कुरनूल। अब कुरनूल पे एक भी मैं वापस आऊंगी और आपसे एक सवाल पूछूंगी। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी है विशाखापट्टनम। अमरावती, कुरनूल, विशाखापट्टनम 3 राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश की। कौन कौन से डिवीजन में होंगी मैंने आपको बता दिया। सवाल मेरा आपसे ये है, कुरनूल किस ईयर तक, किन साल तक आंध्र प्रदेश की कैपिटल रही है? हैदराबाद कैपिटल बनने से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल हुआ करती थी। तो जरा बता दीजिए कि कब हैदराबाद कैपिटल बनी कुरनूल की। ठीक, इसी के साथ एक बिल को कैंसिल भी किया गया है। क्या बिल कैंसिल किया गया है? देखिए, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो जो राजधानी थी वो थी हैदराबाद। हैदराबाद गई कहाँ? तेलंगाना पार्ट में। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया था? इन्होंने एक बिल पास किया था जहां उन्होंने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि उन्होंने बोला था कि हम अमरावती नाम की एक जगह बनाएंगे जो हमारी राजधानी होगी। तो इसी बिल को इन्होंने क्या किया? अब कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई अब तो इन्होंने 3 राजधानियां बना दी हैं। ठीक, तो बिल यहाँ के गवर्नर, यहाँ के राज्यपाल ने पास कर दिया है। ठीक है, चलिए सबमिट एंड इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहली सबमिट क्या है? CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत में बिजनेस को आसान तरीके से करने के लिए CII की एक नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई। CII की एक सम्मेलन हुआ डिजिटल तौर पे। तो पहला पॉइंट, इसको इनॉग्रेट, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया किसने? पीयूष गोयल, जो हमारे देश के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं। इसको ऑर्गेनाइज 2 लोगों ने किया, एक तो CII ने और एक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इन 2 लोगों ने मिलकर क्या किया है? इसको लॉन्च किया है। पर बहुत कम चांसेस है आपसे पूछा जाए, बट मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चन के लिए तैयार करती हूँ, तो मैंने आपको ये बता दिया।
अब CII के जो अध्यक्ष हैं वो अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज किए गए हैं और उनका नाम है उदय कोटक। ठीक, इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। डन 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 डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्कीम एंड ऐप। स्कीम एंड ऐप में एक बात सुनिए, अगर आपको याद हो आत्मनिर्भर भारत जो योजना आई थी उसके अंतर्गत ये बोला गया था कि भारत में अब लोगों को सिर्फ आवाज नहीं दिया जाएगा, वो इजी तौर पर आसानी से उनको सस्ते दाम पर रेंट पर घर भी दिए जाएंगे सरकार के जो खाली पड़े हुए हैं। उस स्कीम का नाम था अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज पैक। ठीक है, इतना ही था, ARHC। ठीक है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। इसको अब फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ क्योंकि घरों की बात आ रही है, अर्बन अफेयर जो मंत्री हैं हमारे यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। तो आपके एग्जाम का पहला सवाल कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज पैक ये जो स्कीम है इसको किसने लॉन्च किया, किसने इसका उद्घाटन किया? तो हरदीप सिंह पुरी। इसी मौके पर एक ऐप भी लॉन्च की गई, क्रीडी, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया आवास ऐप। इसका पर्पस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया, housingforall.com। किसका है ये? नार्डिको यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। सिंपल सी बात समझिए कि बहुत सारे हाउसिंग ई कॉमर्स पोर्टल इन सारी चीजों को लॉन्च किया गया, बट आपके लिए जो एक पॉइंट है, इन सबको किसने लॉन्च किया? इन सबको लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इस पर जाकर आप इन सारी फैसिलिटीज को देख सकते हैं, सरकार की आवास योजना, सरकार की रेंटल योजना, इन सारी चीजों को। ठीक, चलिए अगली न्यूज देखिए। चलिए अगली न्यूज ये है कि वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन तौर पर लेड फाउंडेशन स्टोन एंड ई इनॉग्रेटेड वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क। अब किस चीज का कंस्ट्रक्शन वर्क? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला मुद्दा ये याद रखिएगा कि अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पार्ट 2 है वो कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और कंस्ट्रक्शन वर्क को किया। टोटल यहाँ 28 सड़कें इस योजना के तहत बनेंगी जिसका टोटल खर्चा है 175 करोड़। अब एक सवाल कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब शुरू की गई थी? तो ये 2000 में शुरू की गई थी, 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर को जरा मुझे ये बता दीजिए कि किन तो बहुत फेमस लोगों का बर्थडे होता है? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस स्कीम को 2000 में शुरू किया गया था। ठीक, तो जम्मू एंड कश्मीर जितेंद्र सिंह, ये सारी करंट इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी है। चलिए अगली स्कीम की तरफ बढ़ते हैं और अगली स्कीम है एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन यानी कि एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। अब एक मास्क अनेक जिंदगी, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आप मास्क पहनिए और उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचेंगी। इस स्कीम को लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान, जिनके खुद के मास्क में कुछ दिक्कत हो गई और वो पहुंच गए हॉस्पिटल कोविड पॉजिटिव। यानी कि मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश सरकार की। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इस कैंपेन को चलाया जा रहा है, एक मास्क अनेक जिंदगी। इंडेक्स एंड रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है, सिंपल सी रिपोर्ट है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक रिपोर्ट आई है किस पे? इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020, भारत रिपोर्ट डिजिटल शिक्षा जून 2020। सिंपल सा सवाल, इसको किसने लॉन्च किया है? हमारे देश के HRD मिनिस्टर यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक। इसको प्रिपेयर किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। बस इतना ही याद रखिएगा, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। राज्य मंत्री कौन है HRD मिनिस्टर में? संजय धोत्रे। मैं आपको बार बार बताती हूँ, याद रखिएगा। ठीक, डिफेंस एंड साइंस की तरफ बढ़ते हैं और डिफेंस एंड साइंस में देखिए क्या है, मैंने आपको पहले भी ये न्यूज बताई है, कई बार ये न्यूज बताई है। नासा यानी कि जो यूएस की नासा एजेंसी है, ये अपना 5वां मार्स मिशन जिसका नाम है परसिवेरेंस, ये इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो पहला पॉइंट, परसिवेरेंस, ये किसने लॉन्च किया? ये नासा ने लॉन्च किया। ये किस नंबर का यूएस का लॉन्च मिशन है फॉर मार्स? 5वां।
ठीक है, तो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? एटलस V541। ठीक है, एटलस V541 कहां से किया गया? फ्लोरिडा, जो कि यूएस में ही है। इस पूरे मिशन में इनके खर्चा कितना आया है? 2.7 बिलियन यूएसडी। एक पॉइंट और बता दूं, ऑलरेडी जो नासा है ना, इनका 2 लैंडर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग है। कहाँ? मार्स पर। 2012 में इन्होंने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था और 2008 में इनसाइट भेजा था। अब इन्होंने परसीवेरेंस भी भेज दिया है। अब तक कितने देश पहुंचे हैं मार्स पे? टोटल 4। बेसिकली देश भी नहीं बोलूंगी, कितनी एजेंसीज पहुंची हैं। तो एक यूएस की एजेंसी पहुंची है, यूरोपियन एजेंसी पहुंची है, रशियन एजेंसी पहुंची है और हमारा इसरो पहुंचा है। यानी कि ये 4 देश हैं जिनका आज तक बेसिकली जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहा है। कहाँ के लिए? मार्स के लिए। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक हैं जेम्स ब्रिजस्टाइन। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, नासा का एक ऑफिस ह्यूस्टन में भी है, ह्यूस्टन टेक्सास में। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली नासा ने नहीं, यूएस ने क्या किया, इन्होंने जो चाइना का बेसिकली ऑफिस था ह्यूस्टन में, उसको बंद कर दिया कि वो हमारे जो ये नासा और बाकी सारी जगहों से इंफॉर्मेशन चुरा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये ऑफिस बताया है। तो 5वां मंगल मिशन नासा का परसिवेरेंस पहुंच गया है एटलस V54 रॉकेट के माध्यम से, जो कि फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिए। भारत और इजराइल 2 ऐसे देश जिनका रिलेशन काफी अच्छा है, ये मिलकर ऐसी रैपिड टेस्टिंग किट फॉर कोविड-19 लॉन्च कर रहे हैं जो 30 सेकंड के अंदर अपना रिजल्ट दे देगी। तो ध्यान रखिएगा कौन से 2 देश हैं भारत के साथ इस पर काम कर रहा है। इजराइल, इसका काम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में किया जा रहा है, यानी कि भारत में किया जा रहा है। इसी के साथ भारत ने इजराइल के साथ एक और एग्रीमेंट किया है और ये साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के लिए है। ठीक, इस मौके पर इंडिया में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं यानी कि राजदूत हैं रॉन मल्का, वो भी प्रेजेंट हैं। तो इंडिया इजराइल 30 सेकंड में टेस्ट का रिजल्ट देने वाला कोविड-19 के लिए उसको डेवलप कर रहा है। ओके, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा शेकेल। प्रधानमंत्री आप सबको पता होंगे, जरा फटाफट मुझे प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। और प्रेसिडेंट हैं रियूवेन रिवलिन। डन। चलिए, बुक्स एंड ऑथर, एक पॉइंट है, क्या है? ग्रीन लाइट नाम की एक बुक है। ये किसी की डेब्यू नॉवेल है, यानी किसी की पहली उपन्यास है। किसकी है? ऑस्कर विजेता अभिनेता मैथ्यू मैकॉग्नी। मैथ्यू मैकॉग्नी की ये बुक है, ये ऑस्कर विनर हैं और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है ग्रीन लाइट्स। इंपॉर्टेंट बुक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए, आज की आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और ऑबिचुरी में हमारे पास 2 खबरें हैं। देखिए, पहला है सा कंदासामी। सा कंदासामी ये तमिल के फेमस राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। इनकी मृत्यु हो गई है। तो याद रखिएगा, बहुत फेमस लेखक थे तमिल भाषा के और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। सा कंदासामी, ऑथर, तमिल साहित्य अकादमी अवार्डी। दूसरे हैं परवेज खान। परवेज खान ये बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर थे। बॉलीवुड में ये एक्शन डायरेक्टर थे। अंधाधुन, बदलापुर और ऐसी बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है। तो इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। तो परवेज खान बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर, सा कंदासामी राइटर, फिल्म मेकर। ठीक, चलिए फटाफट आज ये कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, अच्छा सवाल है, मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। केवीआईसी, अभी मैंने आपको केवीआईसी के बारे में बताया है। ठीक है, खादी विलेज जो एसोसिएशन है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी जो है, भारत की तिब्बत सीमा पुलिस, उसके साथ एग्रीमेंट किया है किसी टाइप के जो ऑयल है उसकी सप्लाई के लिए। तो किस टाइप के ऑयल की सप्लाई के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है? मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, जैतून ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, या फिर सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी तेल।
ठीक है। तो केवीआईसी, आईटीबीपी, मस्टर्ड ऑयल जो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है, यानी कि सरसों का तेल। ठीक, चलिए। As per a new study, 1 in 3 children worldwide are threatened by high level of which chemical element in their blood। तो मैंने आपको बताया था यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि 3 में से 1 बच्चे में क्या है, एक ऐसा केमिकल है जिसका जो लेवल है वो खून में, ब्लड में बहुत ज्यादा है। और ये कौन है? आयरन, सल्फर, लेड और क्लोरीन। ठीक है, और करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है लेड। ठीक, चलिए। द अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग ग्रेट प्रॉफिट 4 मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज लॉन्च बाई। तो मैंने आपको बताया था एक भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया ग्रेट पैगंबर 14 सैन्य अभ्यास के दौरान। किसने किया? इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया और ईरान। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेट पैगंबर 14 जो एक्सरसाइज है ये कौन सा देश करता है? और ये करता है ईरान। तो ईरान ने ही इस भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए। सोमेंद्र नाथ मित्रा वॉज द फॉर्मर लोकसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। तो मैंने आपको बताया था ये उस राज्य की कांग्रेस जो कमेटी है उसके हेड भी थे। और ये किस राज्य से थे? सोमेंद्र नाथ मित्रा। महाराष्ट्र, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सोमेंद्र नाथ मित्रा ये वेस्ट बंगाल से फॉर्मर लोकसभा एमपी रह चुके हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनकी अभी कुछ दिनों पहले मृत्यु हुई है। Who has been appointed as a deputy director in the sports and youth affairs department of हरियाणा। यानी कि हरियाणा के खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, वीनस फोगाट और गीता फोगाट। ठीक है, बबीता फोगाट की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। और करेक्ट आंसर बबीता फोगाट ही है। और आज का आखिरी सवाल, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। यानी कि बेसिकली चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में इंडिया के साथ किस देश ने एग्रीमेंट किया है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, जाम्बिया। ठीक है, और ये एग्रीमेंट किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दा क्लियर होगा। इसके साथ ही आप लोग मुझसे मेरे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आप इन कंटेंट को मेरे वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको PDF सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सेशन पसंद आया लाइक जरूर करिए, डेली से फॉलो करिए। आपका करंट अफेयर्स का डर, दिक्कत सब दूर हो जाएगी डेली पढ़ने पर। ठीक है, सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बोलिए बेसिकली आए, चैनल को देखें, वीडियोस को देखें, टॉपिक्स पढ़ें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा। ठीक है, चलिए फिर सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।